गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे हिंदी 2 का चैप्टर क्रिया। इस चैप्टर को पढ़ने से पहले मैं आपको कुछ समझाना चाहती हूँ कि क्रिया को हम इंग्लिश में बोलते हैं वर्ब। किसी भी सेंटेंस को बनाने के लिए, चाहे वो हिंदी हो चाहे इंग्लिश हो, किसी भी सेंटेंस को बनाने के लिए हमें क्रिया अर्थात वर्ब की आवश्यकता होती है। क्योंकि अगर कर्ता होगा तो कर्ता कुछ ना कुछ कार्य तो करेगा ही, यानी सब्जेक्ट के साथ वर्ब अवश्य होते हैं। ऑब्जेक्ट तो किसी वाक्य में नहीं भी होता है तो चलता है काम, लेकिन क्रिया अवश्य होती है। ठीक है, तो अब हम नीचे दिए गए चित्रों को हम ध्यान से देखते हैं। चित्र देखिए, इसमें नेहा पुस्तक पढ़ रही है। एक लड़की है जिसका नाम है नेहा, तो नेहा अपने पास क्या हो गई, कर्ता यानी सब्जेक्ट। तो नेहा क्या पढ़ रही है, पुस्तक पढ़ रही है। अनिल दौड़ रहा है, शीना हंस रही है, कमल पतंग उड़ा रहा है। तो ये क्या हो रहा है, ये भी कार्य हो रहा है। चित्रों को ध्यान से देखने पर हमें पता चलता है कि हर चीज में कोई न कोई कार्य हो रहा है। पहले चित्र में एक लड़की पुस्तक पढ़ रही है, दूसरे चित्र में एक लड़का दौड़ रहा है, तीसरे चित्र में एक लड़की हंस रही है और चौथे चित्र में एक लड़का पतंग उड़ा रहा है। इस प्रकार चारों चित्रों में कुछ न कुछ कार्य हो रहा है अथवा किया जा रहा है। तो इस हिसाब से इसकी परिभाषा क्या बनती है बेटा, जिस शब्द से किसी कार्य के करने अथवा होने का बोध हो उसे हम क्रिया कहते हैं। यानी वाक्य में ऐसा कोई शब्द जिससे किसी कार्य के करने अथवा होने का पता चले तो उसे हम क्या कहते हैं, क्रिया कहते हैं। धातु और क्रिया, क्रिया का जो मूल रूप है वो क्या होता है, धातु कहलाता है। क्रिया का जो मूल रूप है, स्टार्टिंग जो चीज है वो क्या कहलाती है, धातु। देखिए जैसे पढ़, पढ़ क्या हो गई, धातु। दौड़ धातु, हंस धातु। अब ये पढ़ है ना, पढ़ धातु, इससे हम क्रिया का निर्माण कैसे, जैसे पढ़ता, पढ़ती, पढ़ना, पढ़ते, पढ़वाना, पढ़ाई, है ना। तो पढ़ क्या हो गई, मेन चीज हो गई, मेन वर्ड पढ़ हो गया। उसमें हम अपने अकॉर्डिंग क्रिया बनाते हैं, जैसे पढ़ता, पढ़ती, पढ़ते, पढ़ाई आदि हम क्रिया बनाते हैं। पढ़, दौड़, हंस, उड़, घूम, चल, दे, लिख, खेल, सो आदि क्रिया की क्या है, मूल रूप है। धातु के अंदर ना लगने से क्रिया का सामान्य रूप बन जाता है। यानी अगर किसी भी धातु में हम अगर ना लगाते हैं तो क्रिया का नॉर्मल सेंटेंस बनता है, जैसे पढ़ना, खाना, सोना, दौड़ना, चलना, बैठना, है ना। सिर्फ ना लगाने से क्या होता है, सामान्य रूप बनता है। किसका बनता है, क्रिया का सामान्य रूप बनता है। आगे देखिए, कर्म के आधार पर क्रिया के भेद। कर्म यानी कार्य करने के आधार पर क्रिया के मुख्य रूप से कितने भेद हैं। तो आप कर्म को किस नाम से जान सकते हैं, जैसे इंग्लिश में हम जानते हैं ना ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट को हिंदी में क्या बोलते हैं, कर्म बोलते हैं। सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब। तो सब्जेक्ट का मतलब कर्ता, ऑब्जेक्ट का मतलब कर्म और वर्ब का मतलब क्रिया। तो यहाँ पर कर्म के आधार पर क्रिया के दो भेद मानते हैं, अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया। अकर्मक अपने को नाम से ही पता चल रहा है, यानी नहीं होना, है का मतलब नहीं के अर्थ में होता है। तो अकर्मक जहाँ की कर्म नहीं होता, ऐसी क्रिया जहाँ की कर्म नहीं होता। जब केवल कर्ता यानी सब्जेक्ट और वर्ब यानी क्रिया मिलकर वाक्य को पूर्णता देते हैं, वाक्य में कर्म नहीं होता, उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे अब देखिए कुछ उदाहरण अपने सामने प्रस्तुत है। जॉर्ज हंसता है, तो जॉर्ज क्या हो गया, सब्जेक्ट यानी कर्ता। हंसता क्या हो गया, वर्ब यानी कि क्रिया। सुहेल सो रहा है, तो सुहेल क्या हो गया, सॉरी सुहेल सो रहा है, तो सुहेल क्या हो गया, कर्ता, और सो रहा है क्या हो गया, क्रिया। दीपा खाती है, दीपा, दीपा हो गया कर्ता, खाती है क्या हो गया, क्रिया। अब इस
इसी उदाहरण के अंदर मैं कुछ चीज आपको ऐड करके फिर आपको समझाती हूँ कि सकर्मक क्रिया क्या होती है। ये तो थी अकर्मक क्रिया। अब मैं आपको सकर्मक क्रिया भी साथ में इन्हीं उदाहरणों के अंदर बताऊंगी ना, तब आपको इन दोनों का डिफरेंस अच्छे से समझ में आएगा। अब जैसे जॉर्ज हंसता है, जॉर्ज तेज हंसता है, या जॉर्ज जोर जोर से हंसता है, तो वहां पर हंसने की क्रिया क्या होगी, जोर जोर से। ठीक है, वहां पर कर्म आ गया उसका। सोहेल सो रहा है, इसकी जगह आप सो रहा से पहले लिखोगे सोहेल बिस्तर पर सो रहा है। तो सोने की क्रिया किस चीज पर हो रही है, बिस्तर पर हो रही है, तो बिस्तर क्या होगा, कर्म होगा। इस कर्म को समझने के लिए हम प्रश्न पूछ सकते हैं, क्या और कैसे। जैसे हम प्रश्न पूछ रहे हैं कि सोहेल किस पर सोता है ना, तो सोहेल बिस्तर पर सोता है। ठीक है, दीपा खाती है। अब इसमें खाना, खाना शब्द लगाना है हमें, दीपा खाना खाती है। तो अगर हम प्रश्न पूछते हैं दीपा क्या खाती है और हमें उत्तर मिल जाता है कि दीपा खाना खाती है, तो वहां पर क्या होता है, वहां पर कर्म होता है। जहां पर क्या और किसको ना इनका उत्तर मिल जाता है, तो वहां पर क्या किसको और कैसे का अगर हमें उत्तर मिल जाता है, तो वहां पर क्या होता है, कर्म होता है। उसे हम कहते हैं सकर्मक क्रिया। अब यहाँ पर कोई भी कर्म नहीं है, देखिए, यानी हंसने की क्रिया कौन कर रहा है, जोन कर रहा है। हंसने का फर्क किस पर पड़ता है, यानी क्रिया का प्रभाव किस पर पड़ रहा है, जोन पर पड़ रहा है। अब देखिए यहाँ पर सो रहा है, कौन सो रहा है, सुहेल सो रहा है, तो सोने का प्रभाव किस पर पड़ रहा है, सुहेल पर पड़ रहा है। दीपा खाती है, तो खाने का प्रभाव किस पर पड़ता है, दीपा पर पड़ता है। तो कहने का तात्पर्य क्या है, यह कर्मक क्रिया वहां पर होती है जहां पर कर्ता और क्रिया मिलकर वाक्य को पूर्णता प्रदान करते हैं, और जहां पर कर्म नहीं होता, यानी क्रिया का प्रभाव किस पर पड़ता है, क्रिया का प्रभाव कर्ता पर पड़ता है, वहां पर कौन सी क्रिया होती है, अकर्मक क्रिया। अब आपको समझ में आ गया, नाम से पता चल रहा है अकर्मक, यहाँ जहां पर भी कर्म नहीं होता। यानी क्या क्या चीजें होती है, कर्ता और क्रिया, कर्ता और क्रिया मिलकर ही वाक्य पूर्ण बनाते हैं। नेक्स्ट देखिए बेटा, इसका यही चीज एक बार वापस से बताइए कि जब क्रिया कर्ता की क्रिया का फल केवल कर्ता पर पड़ता है, यानी कर्म कर रहा है मतलब कार्य कर रहा है ना, क्रिया कर रहा है, तो क्रिया का फल किस पर पड़ रहा है, कर्ता पर पड़ रहा है, क्योंकि यहाँ पर कर्म नहीं है। अगर जहाँ पर कर्म होता है तो क्रिया का फल किस पर पड़ता है, कर्म पर भी पड़ता है। ये तो हो गई हमारी अकर्मक क्रिया। ये कर्म के आधार पर क्रिया के हमारे सामने दो भेद हैं, अकर्मक और सकर्मक। अकर्मक क्रिया हम पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट आती है सकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया, सकर्मक क्रिया क्या होती है, सकर्मक क्रिया क्या होती है, जब कर्ता की क्रिया का फल कर्म पर पड़ता है। सकर्मक, स यानी साथ में, कर्म, कर्म के साथ में जब क्रिया संपन्न होती है तो उसे हम क्या नाम देते हैं, सकर्मक। जब कर्ता की क्रिया का फल कर्म पर पड़ता है और वाक्य में कर्ता, क्रिया और कर्म तीनों का समावेश होता है, यानी वाक्य में जब सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और वर्ब तीनों होती है, तब उसे हम क्या कहते हैं, सकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे देखो, वाल्मीकि ने रामायण लिखी, तो यहाँ पर हम प्रश्न पूछ के देखते हैं। देखो, वाल्मीकि ने क्या लिखी, वाल्मीकि ने रामायण लिखी, यानी हमने जब प्रश्न किया तो हमें उत्तर मिला। अगर मैं ऐसे लिख दूं वाल्मीकि लिखता है या वाल्मीकि लिखते हैं, तो वो क्या होता, वो होता हमारा अकर्मक क्रिया, क्योंकि वहां पर लिखते हैं, क्या लिखते हैं ये चीज हमें नहीं बताई, लेकिन यहाँ पर हमें बताया जा रहा है कि वो रामायण लिख रहे हैं, तो यहाँ पर क्या होगा, कर्म, रामायण। नेक्स्ट देखिए, नगमा फल खाती है, यहाँ पर जो फल है वो क्या है, कर्म है। अब मैं आपसे प्रश्न पूछूं कि नगमा क्या खाती है, तो अपने को आंसर मिल रहा है कि नगमा फल खाती है, तो फल क्या हो गया, उसका उत्तर मिल गया। तो जो उत्तर मिलता है वो उत्तर क्या कहलाता है, कर्म कहलाता है। तो नगमा फल खाती है, तो फल क्या होगा, यह एक कर्म हो गया। अगर मैं सीधा बोल दूं कि नगमा खाती है, तो क्या होता अपने पास, अकर्मक क्रिया, क्योंकि उसमें फल नहीं था। नगमा खाती है, बस सीधा सिंपल सेंटेंस था, खा रही है वो। अब क्या खा रही है ये चीज अपने को नहीं बताते, तो वहां पर अकर्मक,
और जहां पर हमें ये बता दिया कि वो क्या चीज खा रही है, वहां पर होगा सकर्मक। नेक्स्ट देखिए, आदित्य क्रिकेट खेलता है। यहाँ पर क्रिकेट शब्द है वो कर्म है। अगर मैं बोल दूं आदित्य खेलता है तो वो चीज किस में चली जाएगी, वो चीज चली जाएगी अकर्मक में। लेकिन यहाँ पर क्या खेल रहा है ये चीज हमें प्रकट की गई है, इसलिए ये सकर्मक होगा। कर्ता की क्रिया का फल जब कर्म पर पड़ता है। अब वहां पर अकर्मक क्रिया में क्या था, कर्ता की क्रिया का फल सिर्फ कर्ता पर ही पड़ रहा था, इसलिए वो कर्मक क्रिया थी। यहाँ पर हमारे पास कर्म है, तो कर्ता की क्रिया का फल जब कर्म पर पड़ता है तो उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। ये तो थी कर्म के आधार पर क्रिया की भेद। अब संरचना यानी क्रिया को बनाने के आधार पर जब हम वाक्य बनाते हैं तो क्रिया को हम किस हिसाब से वाक्य में प्रयुक्त कर रहे हैं उसके हिसाब से क्रिया के कुछ भेद अपने को यहाँ पे दे रखे हैं। तो संरचना यानी रचना की दृष्टि से क्रिया के भेद या अन्य क्रियाएं। सबसे पहले देखिए संयुक्त क्रिया। संयुक्त का मतलब क्या होता है, एक से अधिक। संयुक्त का मतलब एक से अधिक आपस में मिलना, जॉइंट, है ना। तो एक से अधिक जब क्रियाएं आपस में मिलती हैं और एक वाक्य बनाती है। देखिए जब दो या दो से अधिक क्रियाओं का प्रयोग किया जाता है, जैसे आलिया पत्र लिख चुकी है। अब ये देखिए, आलिया सब्जेक्ट हो गया, पत्र क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया, लिख, लिख क्या हो गया, क्रिया हो गई, मूल धातु हो गया ना लिखना, तो लिख और एक चुटकी, ये क्या हो गया, संयुक्त क्रिया हो गई। आलिया पत्र लिख है, खाली ये लिखते तो वाक्य अधूरा होता और वाक्य सेंसलेस बन जाता। लेकिन यहाँ पर हमें दिया गया है कि आलिया पत्र लिख चुकी है। लिख और चुकी ये दो संयुक्त क्रियाएं बनकर एक वाक्य को पूर्णता प्रदान करती हैं। आर्यन ने खाना खा लिया, तो आर्यन ने खाना खाया, खाया शब्द होता तो सीधा सेंटेंस होता कि खाया शब्द क्या हो जाता, अपने पास वर्ब हो जाती, खाना ऑब्जेक्ट हो जाता और आर्यन क्या हो जाता, आर्यन सब्जेक्ट हो जाता। लेकिन यहाँ पर हमें दो क्रिया दी गई, एक तो खा और एक लिया। आर्यन ने खाना खा लिया, तो एक तो खा क्रिया हो गई और एक लिया क्रिया गई। खा और लिया दोनों मिलकर एक वाक्य को पूरा कर रही है। यानी जब एक से अधिक, मतलब एक से अधिक, चाहे दो हो या तीन हो, एक से अधिक जब क्रियाएं होती है किसी वाक्य में तो उसे हम संयुक्त क्रिया कहते हैं। इन वाक्यों में दो दो क्रियाओं का एक साथ प्रयोग किया है, जैसे लिख और चुकी, खा और लेना, इसलिए ये वाक्य संयुक्त क्रिया से युक्त है। नेक्स्ट देखिए, द्विकर्मक क्रिया, जहां पर दो कर्म हो। अब यहाँ पर ऊपर हमें क्या दिया गया था, संयुक्त क्रिया में दो क्रिया थी, ठीक है। अब द्विकर्मक क्रिया, ऐसी क्रिया जिसमें कर्म दो हो। अब देखिए, जब एक वाक्य में दो कर्म होते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, द्विकर्मक क्रिया। जैसे रुचि ने प्रिया को पुस्तक दी। अब रुचि यहाँ पर क्या हो गई, कर्ता, क्योंकि कार्य करने वाली रुचि है। एक कार्य है उसने क्या किया, देने का, दी, दी शब्द क्या हो गया उसका, क्रिया। अब यहाँ पर हमारे पास कर्म दो है, एक तो पुस्तक हो गई, क्या उसने मतलब क्या चीज दी, तो एक तो पुस्तक हो गई, एक किसको दी, यानी प्रिया को दी। क्योंकि हम पढ़ते हैं ना, कर्ता ने कर्म को, कर्म को शब्द आया है देखो, प्रिया को, तो कर्म को, तो एक कर्म तो हो गया प्रिया और एक हो गया पुस्तक। तो यहाँ पर हमारे पास दो कर्म है। रुचि ने, तो कर्ता ने किसको दी, कर्म को, प्रिया को, है ना। कारक, कारक पढ़ते हैं ना अपन, कर्ता ने कर्म को करण से। तो यहाँ पे देखिए, रुचि यानी कर्ता है, इसने किसको दिया, कर्म को यानी प्रिया को। तो यहाँ पर एक तो कर्म हो गया प्रिया और एक कर्म हो गया पुस्तक, और इसकी क्रिया क्या हो गई, दी, दी यानी देना। नेक्स्ट देखिए, सोहा पौधों को पानी देती है। अब सोहा किसको पानी दे रही है, उसका कार्य क्या है, देना। तो देना तो क्या हो गया, क्रिया हो गई। वो सोहा क्या हो गया, कर्ता यानी सब्जेक्ट हो गया। अब वो किसको पानी देता है, पौधों को देता है। और क्या देता है, पौधों को पानी देता है। तो पानी और पौधे ये दोनों क्या हो गई, द्विकर्मक क्रिया। अब द्विकर्मक क्रिया को पहचानने का एक तरीका है, जैसे मान लो फर्स्ट नंबर वाला आपने उदाहरण दे रखा है कि रुचि ने किसको पुस्तक दी, तो इसका उत्तर हमें निकल के आ रहा है, रुचि ने प्रिया को पुस्तक दी। तो प्रिया शब्द आ गया ना, तो एक तो हो गया प्रिया कर्म और एक हो गया, रुचि ने प्रिया को क्या दी, तो पुस्तक। क्या और किसको,
इनका अगर आंसर अपने को उपयुक्त तरीके से पता लग जाए, दोनों प्रश्नों का उत्तर अगर आ जाए तो 2 कर्म होता है। अगर दोनों में से सिर्फ एक ही प्रश्न का उत्तर आया तो वहां पर 1 कर्म होता है। नेक्स्ट देखिए, प्रेरणार्थ क्रिया। प्रेरणा, मोटिवेट करना। प्रेरणा का मतलब क्या है? मोटिवेशन करना। जब कर्ता स्वयं यानी खुद कार्य न करके कार्य किसी दूसरे से करवाता है, जैसे माँ धोबी से कपड़े धुलवाती है। अब यहाँ पर माँ यानी कर्ता खुद काम नहीं कर रही है, वो कार्य तो हो रहा है, धुलवाने का कार्य, कपड़े तो धुल रहे हैं, अब वो खुद नहीं धो रही है, यानी कर्ता स्वयं कार्य नहीं करता, अपितु वो कार्य किससे करवाता है? किसी दूसरे से करवाता है। तो वहां पर प्रेरणार्थक क्रिया हो गई, यानी माँ के कहने से कोई दूसरा काम कर रहा है तो वो क्या होगी? प्रेरणार्थक क्रिया, मोटिवेशन। अब जैसे मैं अगर आपको क्लास में जैसे टीचर आपको चैप्टर पढ़वाने के लिए कहती है ना, बेटा आज चैप्टर आप पढ़ो, है ना, तो वो क्या करती है? टीचर कार्य तो टीचर करवा रही है, पर वो खुद नहीं करके किससे करवा रही है? बच्चों से करवा रही है, लेकिन वो बच्चों को इंस्ट्रक्शन दे रही है, मोटिवेट कर रही है, प्रेरणा दे रही है, इसलिए वहां पर कौन सी क्रिया होगी? प्रेरणार्थक क्रिया होगी। नेक्स्ट देखिए, ऐश्वर्या माँ से कंघी करवाती है। ऐश्वर्या के बाल बनाए जा रहे हैं, कार्य हो रहा है, लेकिन वो किससे कंघी करवाती है? अपनी माँ से करवाती है। इन वाक्यों में माँ और ऐश्वर्या दोनों ही करता है, लेकिन दोनों अपने कार्य स्वयं न करके दूसरों से करवाते हैं। आया समझ में? नेक्स्ट देखिए, सहायक क्रिया। सहायक यानी सहायता करना। जब मुख्य क्रिया के साथ ऐसी क्रिया लग जाए जो वाक्य को पूर्णता दे, जैसे दिशा नाच रही। नाच के साथ क्या वाक्य है? रही। तो ये वाक्य को क्या प्रदान करता है? पूर्णता प्रदान करता है। अब मैं खाली ऐसे बोल दूं दिशा नाच है, दिशा नाच है, तो वाक्य पूर्ण नहीं होता है। दिशा नाच रही है, तो रही शब्द क्या है? इसको पूर्णता प्रदान करता है। किसको पूर्णता प्रदान करता है? क्रिया को पूर्णता प्रदान। नाचना जो शब्द है उसको पूर्णता प्रदान करता है कौन? रही। तो ये इसकी सहायक क्रिया होगी, हेल्पिंग वर्ब हो गई। नेक्स्ट देखिए, वह रोने लगा। तो क्रिया क्या हो गई? रोने। एक तो देखिए वह रोता है, ये तो हो गई अकर्मक क्रिया, लेकिन यहाँ पर क्या गया है? रोने लगा। तो लगा शब्द किसको पूर्णता दे रहा है? रोने शब्द को। रोने शब्द को सहारा प्रदान करता है वाक्य पूर्ण करने के लिए, इसलिए जो लगा शब्द है वो क्या होगा? सहायक क्रिया होगी। किसकी? रोने की, हेल्पिंग वर्ब, है ना। इन वाक्यों में नाच और रोना मुख्य क्रिया के शब्द हैं, लेकिन रही है, ये रही है और ये लगा, ये क्रिया की मुख्य क्रिया के साथ लगकर वाक्य को पूर्णता देती है। यानी मेन जो क्रिया होगी वो क्या होगी? नाच और रोना, लेकिन जो रही है और लगा, ये क्या हो गई? इसकी पूर्णता प्रदान करने वाली क्रिया हो गई, यानी हेल्पिंग वर्ब हो गई। इसलिए इन्हें क्या कहते हैं? सहायक क्रियाएं कहते हैं, यानी सहायता प्रदान करना, हेल्प करना। कुछ देखिए यहाँ पर हमने क्या सीखा है कि कर्म के आधार पर क्रिया के मुख्य रूप से कौन कौन से भेद होते हैं? अकर्मक और सकर्मक। संरचना की दृष्टि से क्रिया के संयुक्त क्रिया, द्विकर्मक क्रिया, प्रेरणार्थ क्रिया और सहायक क्रिया। संयुक्त क्रिया में क्या होता है? एक से अधिक क्रियाएं होती है। द्विकर्मक में क्या होता है? दो दो कर्म होते हैं। प्रेरणार्थक क्रिया में कर्ता स्वयं काम नहीं करता और किसी अन्य से काम करने के लिए प्रेरणा देता है। नेक्स्ट देखिए, सहायक क्रिया। सहायक क्रिया में एक मुख्य क्रिया होती है और उसको सहायता देने के लिए क्रिया होती है, उसे हम कहते हैं सहायक क्रिया, जिसके माध्यम से वाक्य पूर्ण हो जाता है। इसको हेल्पिंग वर्ब बोलते हैं इंग्लिश में। ठीक है, तो अब हम इसकी बुक एक्सरसाइज करते हैं। निम्न वाक्यों में क्रिया का सही प्रयोग कीजिए। शरद ने मुझे उपहार दी। तो इसका करेक्ट सेंटेंस बनेगा, शरद ने मुझे उपहार दिया। दी गलत चीज, गलत है, दिया होएगा यहाँ पे। नेक्स्ट देखिए, बादल ने गर्जना किया। वो बादल ने गर्जना किया नहीं होगा, बादल ने गर्जना की। नेक्स्ट देखिए, वर्षा ऋतु में सभी वृक्ष आमों से लद गया। अब सभी, सभी शब्द आते बहुवचन आ जाता है, तो यहाँ पर भी गया की जगह गए आ जाएगा। वर्षा ऋतु में सभी वृक्ष आमों से लद गए। अब देखिए यहाँ पर हमें कुछ चित्र बताए गए हैं, चित्र को देखकर हमें क्रिया का वाक्य बनाना है। अब यहाँ पहाड़ दिए गए हैं, उनमें से नदी निकल रही है।
वाक्य बनाएंगे, नदी पहाड़ों से निकलती है। यहाँ पर कुछ बच्चे हैं जो गेंद से खेल रहे हैं, तो बच्चे गेंद से खेल रहे हैं। यहाँ पर माँ खड़ी है, लेकिन वो झाड़ू किससे निकलवा रही है? नौकर से। तो माता नौकर से झाड़ू निकलवाती है। यहाँ पर कौन सी क्रिया हो रही है? प्रेरणार्थक क्रिया, क्योंकि माता खुद काम नहीं कर, किससे कार्य करवा रही है? नौकर से कार्य करवा रही है। नेक्स्ट देखिए, माली पौधों को पानी देता है। अब माली पौधों को क्या दे रहा है? माली पौधों को पानी देने का कार्य कर रहा है। अब यहाँ पर अपने पास द्विकर्मक क्रिया है। देखो, एक तो पौधे हो गए कि माली किसको पानी देता है? पौधों को। एक माली पौधों को क्या देता है? पानी देता है। तो पौधों और पानी, दो क्रियाएं यहाँ पर हो रही है। अब देखिए, नीचे एक प्रश्न हमारे सामने प्रस्तुत है, निम्नलिखित वाक्यों में प्रयुक्त क्रियाओं के भेद लिखिए। अब यहाँ पर हमें एक चीज बुक वाले ने क्लियर नहीं कर रखी है कि निम्नलिखित वाक्यों में कर्म के आधार पर हमें क्रिया का भेद बताना है या संरचना के आधार पर। तो हम इसमें आपको दोनों तरीके से मैं आपको बताऊंगी, ठीक है? तो आप इसमें अगर एग्जाम में अगर आपको पूछा जाए कर्म के आधार पर, तो आपको कर्म के आधार पर बताना है भेद, और अगर आपको पूछ ले संरचना के आधार पर, तो आपको संरचना के आधार पर ही बताना है। अब फर्स्ट देखिए, बच्चे दौड़ रहे हैं, तो इसमें क्या होगी? अकर्मक क्रिया, क्योंकि दौड़ने का कार्य कौन कर रहा है? बच्चे कर रहे हैं। लेकिन हम अगर देखें बच्चे दौड़ रहे हैं, तो ये क्या होगा? ये इसमें क्या होगी? सहायक क्रिया होगी, क्योंकि बच्चे को ये देखिए रहे हैं, यानी बच्चे को सहारा कार्य करने के लिए देखें, ये वही संयुक्त क्रिया, सॉरी क्या सहायक क्रिया, क्योंकि इसमें बच्चे को कार्य करने के लिए कौन सहारा प्रदान कर रहा है? रहे शब्द। दौड़ने के लिए कौन सहारा प्रदान कर रहा है? रहे शब्द। तो हेल्पिंग वर्ब क्या हो गई? रहे। तो बच्चे दौड़ रहे हैं, एक तो हेल्पिंग वर्ब हो गई, तो इसमें क्या होगी? सहायक क्रिया। लेकिन वो किसके आधार पर होगी? संरचना के आधार पर। और अगर कर्म के आधार पर पूछे तो हमें क्या लिखना है इसमें? अकर्मक क्रिया। नेक्स्ट देखिए, गुरुद्वारे में गुरु ग्रंथ साहिब पढ़ा जाता है। अब यहाँ पर हमें चीज बता दी कि गुरुद्वारे में क्या पढ़ा जाता है? गुरु ग्रंथ साहिब पढ़ा जाता है। तो यहाँ पर हमारे पास गुरु ग्रंथ साहिब और एक क्या चीज आ गई? पढ़ा और जाता, तो संयुक्त क्रिया आ गई। संयुक्त क्रिया में क्या हो गई? दो क्रिया हमारे समुपदेश हो गई। तो ये तो संरचना के आधार पर क्रिया बन गई। कौन सी? संयुक्त क्रिया, पढ़ा और जाता। दो शब्द आ गए ना, पढ़ा, एक तो पढ़ने की क्रिया हो गई और एक जाता की क्रिया हो गई। तो यह हो गई हमारे सामने संयुक्त क्रिया। और अगर कर्म के आधार पर देखें तो यहाँ पर क्या होगा? सकर्मक क्रिया, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास कर्म है ना। नेक्स्ट देखिए, निकिता गा रही है, यहाँ पे भी वही चीज है। नेक्स्ट ऊपर वाला हमने जो पढ़ा था अकर्मक क्रिया, यहाँ पर अकर्मक भी है और सहायक क्रिया, यानी इसको सहायता प्रदान कर रही है। रही शब्द किसको सहायता प्रदान कर रहा है? गा को, यानी हेल्पिंग वर्ब मिल रही है। नेक्स्ट देखिए, निम्न वाक्यों में सही क्रिया शब्दों का प्रयोग कीजिए। नदियां पहाड़ों से निकलना, निकलना से क्या लगाएंगे हम? नदियां पहाड़ों से निकलती है। नेक्स्ट देखिए, माँ ने पिताजी को चाय पिलाना, पिलाना से आप लिखो पिलाई। लता मंगेशकर ने मधुर गीत गाना से लिखी गाया, ठीक है। नेक्स्ट देखिए आप, निम्नलिखित क्रियाओं को सकर्मक रूप में बदलकर लिखिए। मैं खेलता रहा। अब यहाँ पर देखिए, मैं खेलता रहा को हमें सकर्मक रूप में, यानी कर्म हमें लिखना है यहाँ पर। तो आप इसमें कर्म क्या लगाओगे? मैं गेंद से खेलता रहा। तो यहाँ पर खेलने की क्रिया किससे हो रही है? गेंद से हो रही है। तो यहाँ पर कर्म क्या होगा हमारा? गेंद। नेक्स्ट देखिए, नीरा गाती है। तो नीरा क्या गाती है? गीत। तो गीत से हमें यहाँ पर गीत लगाना है, नीरा गीत गाती है। ये बन गया हमारा सकर्मक सेंटेंस। वह खा रही है। अब हमें इसमें आम शब्द यूज लेना है, तो वह आम खा रही है। तो ये हो गया हमारे पास सकर्मक। अब क्रिया से आप क्या समझते हैं, ये चीज हमें बतानी है। तो जिस शब्द से किसी कार्य के करने अथवा होने का बोध हो, उसे हम क्रिया कहते हैं। मौखिक प्रश्न देखिए, क्रिया से आप क्या समझते हैं? सेम चीज बताई गई है। नेक्स्ट देखिए, कर्म के आधार पर क्रिया के कितने भेद होते हैं?
कर्म के आधार पर क्रिया के दो भेद होते हैं, सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। अब हमें राइट और रॉन्ग का निशान लगाना है। अकर्मक क्रिया उसे कहते हैं जिसमें कर्ता कोई कार्य नहीं करता। रॉन्ग, क्योंकि कर्ता तो कार्य करता ही है ना, क्रिया हो रही है तो कार्य तो वो करेगा ही। अकर्मक क्रिया में तो कर्म नहीं होता, कार्य तो होता ही है, तो ये हो गया रॉन्ग। वाक्य की जिस क्रिया के साथ कर्म न जुड़ा हो उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। सही, वाक्य में जहाँ पर कर्म नहीं होता उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। दो या अधिक क्रियाओं का एक साथ प्रयोग करना संयुक्त क्रिया कहलाता है। राइट। अब सही विकल्पों पर हमें टिक का आंसर लगाना है। क्रिया कहलाता है कार्य का होना, कार्य का करना, कार्य का करना या होना। तो कार्य का करना या होना क्या कहलाता है? क्रिया कहलाता है। जिस क्रिया में एक कर्म होता है वह कहलाती है सकर्मक क्रिया। जब कर्ता स्वयं कार्य न करके किसी दूसरे से करवाता है तो क्रिया का कौन सा रूप होता है? प्रेरणार्थक क्रिया। तो इस प्रकार हमारा क्रिया का चैप्टर यहीं एंड होता है। धन्यवाद।